सवालों से जवाब और जवाबों से सेहत तक का सफर लिए मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके आप सभी का स्वागत करती हूँ माय एक्सपर्ट डॉक्टर के संडे स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन में, जहां हम आपकी सेहत से जुड़े सभी सवालों का एक्सपर्ट जवाब देते हैं ताकि आप एक सुंदर, सुदृढ़ और सेहतमंद जीवन जी पाएं। जब आप सवाल पूछते हैं तब आपको उनका जवाब मिलता है और जब आप उस जवाब को यूज करके अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं तब आप सेहतमंद होते हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में हमने वैरायटी के क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। उसकी लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस पर टाइम स्टैम्प्स भी लिख दिए गए हैं। अब जब आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तब आप 3 तरीके से विचार कीजिए। क्या आपकी जिंदगी में तकलीफ अभी है? क्या पास्ट में आपको ये तकलीफ हुई थी? या भविष्य में आपको ये तकलीफ हो सकती है? अगर इन क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपकी लाइफ में रिलेवेंट होता है तो आप वो सेक्शन देखिए और उससे सीखिए, और अगर नहीं तो एंटरटेनमेंट तो आपको जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड पे एंटरटेनिंग कमेंट सेक्शन है जहां पर हमने आप लोगों के मजेदार कमेंट्स लिए हैं और उसके मजेदार जवाब दिए हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगला कमेंट है नीरू जी का। अच्छे खाने के साथ साथ सोच भी अच्छी होगी तो बैड खाने का इफेक्ट बॉडी पर आएगा ही नहीं। नीरू जी बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नीरू जी जो चीज कह रही है इसको हम एक्चुअली मेडिकल टर्म में कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे गट ब्रेन एक्सेस दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से हम जिस भावना के साथ खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन पे असर पड़ता है। इसको प्रूव करने की एक साइंटिफिक स्टडी भी की गई थी जिसके अनुसार सेम माइंडसेट वाले 2 लोगों को, सेम उम्र सेम कदकाठी वाले 2 लोगों को सामने बैठाया गया था। दोनों को एक अनहेल्दी फैटी बर्गर दिया था खाने के लिए, और फिर उसमें से एक जो था वो अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ खाना खा रही थी, और एक को खाना खाते टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेशन था, वो नेगेटिव चीजें सोचे खाना खा रही थी। दोनों ने बर्गर फिनिश किया और बाद में दोनों का ब्लड टेस्ट किया गया तो मालूम चला कि जिसने नेगेटिव माइंडसेट का खाना खाया था सेम बर्गर खाने पे उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा, और जिसने पॉजिटिव माइंडसेट का खाना खाया था उसका कोलेस्ट्रॉल कम बढ़ा। ये इंडिकेट करता है कि अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हो, बहुत शांति से खाना खाते हो, चबा चबा के खाते हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, खाने को अप्रिशिएट करते हो, तो आपका खाना बेहतर पचता है और आपके शरीर में उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इसीलिए अगली बार जब भी खाना खाने बैठेंगे मुस्कुरा के खाना खाइए, चाहे आपकी माताजी ने करेला बनाया हो या भिंडी की सब्जी बनाई हो। अब अगला सवाल नो क्वीन जी ने पूछा है, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या यहाँ पर गलत लिखा हुआ आई डोंट नो। विटामिन B12 और विटामिन डी से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं क्या? विटामिन B12 और डी की कमी से डार्क सर्कल बिल्कुल हो सकते हैं। इसको डिटेल में समझना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे होता है और उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लो, आपको उसका फायदा हो जाएगा। अगला सवाल मोसिर खान जी ने पूछा है कि क्या डिहाइड्रेशन से भी बीपी हाई हो सकता है क्या? तो जी हाँ मोसिर जी, डिहाइड्रेशन या पानी की कमी से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, क्योंकि जब पानी की कमी रहती है तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है और आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो डिहाइड्रेशन से डेफिनेटली बीपी बढ़ सकता है, तो इसीलिए पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। तो चलिए अगला सवाल है शहनाज बेगम जी का। करेला थायराइड में नहीं खाना ऐसा बोलते हैं, मैं डायबिटिक भी हूँ, थायराइड भी है और बीपी है। तो शहनाज जी शायद आप ये पूछना चाह रहे थे कि आप करेला खा सकते हो कि नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ। तो देखिए, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि थायराइड की प्रॉब्लम में करेला नहीं खाना चाहिए, तो मुझे नहीं पता ये कौन सी व्हाट्सएप कम्युनिटी से आपने सुना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिकली ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेला जो है वो थायराइड की कमी है तो भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इनफैक्ट अगर आपको डायबिटीज है तो करेला आपको बहुत मदद करेगा। मैंने जो सब्जियों वाला वीडियो बनाया था कि कौन सी सब्जी से क्या फायदे हैं, क्या गुण हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जिनको भी डायबिटीज है उनको करेला जरूर खाना चाहिए, क्योंकि करेला जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। साथ ही साथ उसमें तत्व भी होते हैं जो शुगर फ्लक्चुएशन नहीं होने देते। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप करेला जरूर खाइए। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भी करेला आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। इन शॉर्ट, आपको करेला खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हो या पेट बहुत नाजुक है आपका सिर्फ, तब आपको करेला नहीं खाना चाहिए। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, करेले को मस्त तल के फ्राई करके नहीं खाना है, सब्जी बना के खाइए। ओम क्लशीरे जी ने सवाल किया है कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में हॉट वाटर ही पीती हूँ, टी कॉफी कुछ भी नहीं पीती, फिर भी विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हेल्दी डाइट भी लेती हूँ, फिर भी मुझे ब्लड और इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, मैम रिप्लाई कीजिए प्लीज। तो ओम क्लशीरे जी, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ तो प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी आपको इस बात के लिए कि आप अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए हेल्दी डाइट ले रहे हो, चाय कॉफी भी नहीं पी रहे हो, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हो। फिर भी कई बार किसी दूसरे कारणों से आपके शरीर में विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन की कमी रह सकती है। मैं वो कारण की लिस्ट एक बार आपको अभी गिना देती हूँ, हो सकता है इनमें से कोई एक कारण रेलेवेंट हो, एक बार आप वो सुन लीजिए।
पहला तो आपको मैल एब्जॉर्प्शन डिजीज जैसे कि सीलियक डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम है, ऐसी कोई तकलीफ हो सकता है आपको हो जिसमें आपकी अतड़ियां जो है बराबर से पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उनकी कमी आपके शरीर में बनी रहती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप वीगन या वेजिटेरियन हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, फिर भी आपके खाने में B12 और आयरन शायद सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं आ पा रहा है। तीसरा की हो सकता है आप मेडिसिन ले रहे हो जैसे कि एंटासिड है और मेटफॉर्मिन या डायबिटीज की जो मेडिकेशन होती है, इनके कारण भी आपके शरीर में पोषक तत्व बराबर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। फिर कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, जिन लोगों को अक्सर बाहर खाने की आदत रहती है या बहुत रेगुलरली बाहर खाना खाते हैं, उनमें पैरासिटिक इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है। हुकवर्म है, एच पाइलरी है, जिसके कारण आपके शरीर में आयरन और B12 की कमी हो सकती है। बचपन में नहीं हमको वो क्रीम की गोलियां खिलाते थे पेट के कीड़े मारने के लिए, तो वो पेट के कीड़े से बचपन में नहीं होते, बड़े होके भी हो सकते हैं। तो हो सकता है उसके कारण लगातार आपके शरीर में इन चीजों की कमी बनी हुई है। तो इस तरह से बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके केस में एग्जैक्टली कौन सा कारण है ये पता लगाना सिर्फ एक छोटे से इन्फॉर्मेशन से बहुत मुश्किल है, बट एक चीज डेफिनेटली श्योर है कि आपको इसकी तह तक जाना चाहिए, कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जो इंजेक्शन और सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो ना, ये टेम्पररी क्विक फिक्सेस है। जब तक आप इसका कारण पता करके पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं ढूंढ लोगे उसका, तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहती हूँ, परमानेंट सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। टेम्पररी क्विक फिक्सेस आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकती हैं। आई होप इसे थोड़ी मदद आपको मिल गई होगी। अगला सवाल रंजीत जी ने पूछा है, हमने तो फल खूब खाए हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है। तो रंजीत जी, फल खा के किसी का वजन नहीं बढ़ता है। फ्रूट्स में आपकी बॉडी में दो चीजें जा रही हैं, एक तो जा रहा है आपका फाइबर, दूसरा जा रहा है आपका नेचुरल शुगर, और दोनों ही आपका वजन नहीं बढ़ाएंगे। पर इससे उदास मत होइए, फ्रूट्स खाना मत छोड़िए, क्योंकि शायद ये वजन ना बढ़ा पाए पर ये सेहत जरूर बनाएंगे, और आज नहीं तो कल वजन अपने आप बढ़ जाएगा। अब अगला कमेंट विशाल जी ने किया है कि ज्यादातर लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। ये जो कमेंट विशाल जी ने किया है, ये उस शॉर्ट पे किया है जिसमें मैंने प्रेग्नेंट महिलाएं जो रहती हैं उनको कौन से पोषक तत्व की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस पे एक शॉर्ट बनाया था। और उस शॉर्ट में मैंने सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के बारे में बताया था, जिनको प्रेगनेंसी वाली एज ग्रुप में, मतलब 15 साल से 40 साल की जो महिलाएं हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनमें इनकी कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा बताया है। तो विशाल जी को ये बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए विशाल जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने हमारी सोच, हमारी जानकारी को इतना समझा और उसकी इतनी प्रशंसा भी की। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा भी यही मानना है कि हमारे परिवार की, माय एक्सपर्ट डॉक्टर की परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ताकि उन सभी को फायदा मिले। तो मैंने ये शॉर्ट बना के मेरा काम कर दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन शॉर्ट्स को शेयर करें। अब अगला सवाल है हरेश आडवाणी जी ने किया है, एक्सीलेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैम, क्या मैं चिया सीड खा सकता हूँ फ्लैक्स सीड्स की जगह? फ्लैक्स सीड्स गर्म होते हैं, चिया सीड जो ठंडा तासीर का होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उनमें अच्छा होता है, तो चिया सीड्स को कैसे खाना है प्लीज गाइड करें। तो हरेश आडवाणी जी, ये आई थिंक कमेंट आपने उस क्वेश्चन में पूछा था जहां मैंने बताया था कि फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो डेफिनेटली आप फ्लैक्स सीड्स की जगह चिया सीड्स यूज कर सकते हो। चिया सीड्स यूज करने से आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइबर भी मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेगा, उसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, वो शुगर कम करने में मदद करता है, हार्ट को अच्छा रखने में हेल्प करता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है। तो चिया सीड्स बहुत हेल्दी है। आप डेफिनेटली अलसी के बीज की जगह चिया सीड्स का यूज कर सकते हो। उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 चम्मच चिया सीड्स जो है 1 ग्लास पानी में रात को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना चाहिए। सुबह आप उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के या थोड़ा सा शहद डाल के उसमें सनफ्लावर या पंपकिन सीड्स डाल के आप आराम से ले सकते हो और पौष्टिक तत्व आपको मिलेगा। अब अगला कमेंट है, गिरीश शर्मा जी ने कहा है कि चक्के को फास्ट करने वाले सप्लीमेंट्स भी बताना चाहिए। तो ये आप स्लो मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ सकती हूँ। तो गिरीश जी, स्लो मेटाबॉलिज्म वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि कौन कौन सी गलतियां करने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब अगर आप वो गलतियां नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। सप्लीमेंट्स क्यों लेना उसके लिए? आप सप्लीमेंट्स के चक्कर में मत पड़ो गिरीश जी। मैं मेरे सभी वीडियोस में एक बात प्रोमिनेंटली बोलती हूँ कि जब आपको दवाइयाँ लेने की, सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप सप्लीमेंट मत लीजिए। तो ये भी सेम सिचुएशन है, जो नहीं करना है वो नहीं करोगे तो अपने आप चक्का फास्ट हो जाएगा, सिंपल। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रंजन जी ने कहा है कि हेलो मैडम, क्या स्टील या नॉन स्टिक कुकर में खाना बनाया जा सकता है? एंड आपने दाल या पल्सेस के बारे में मेंशन नहीं किया है। तो मुझे लगता है आप चावल वाला जो वीडियो मैंने बनाया था कि कौन कौन से खाने की चीजें हैं जिनको आपको कुकर में नहीं बनाना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो। तो अगर आप राइस के बारे में पूछना चाहते हो इन स्पेसिफिक, तो जी नहीं, आपको किसी भी तरह के प्रेशर कुकर में राइस नहीं बनाना है, चाहे वो नॉन स्टिक हो, एल्यूमिनियम हो या स्टील का हो। चावल बनाने के लिए ना पहले के जमाने में से पसीज के या एक बाउल में चावल डाल के, पानी डाल के उसको उबालते थे और एक्स्ट्रा पानी निकालते थे, वैसे बनाया जाता था। एग्जैक्टली वैसे आपको चावल बनाना चाहिए। दाल आप कुकर में बना सकते हो। अगला सवाल गुंजन वर्मा जी ने पूछा है, उनका पूछना है कि पायल्स फिशर में भी क्या हम खा सकते हैं?
आई थिंक आप फ्लैक्स सीड्स के बारे में पूछना चाह रहे हो, तो जैसे मैंने अभी बताया फ्लैक्स सीड्स ना थोड़ा गर्म करता है, तो आपको ज़्यादा नहीं खाना है वरना आपको पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ठंड के मौसम में आप खा सकते हो और एक दिन छोड़ के एक दिन आप ले सकते हो कम कम क्वांटिटी में, दैट विल हेल्प। अब अगला कमेंट लेते हैं। शरद विश्वास जी ने कहा है, डॉक्टर मैम ये इडली, डोसा, ढोकला, दही, फर्मेंटेड फूड्स खाने में अच्छे हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र स्टेट में लोग ज़्यादा रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं, हमें ये फर्मेंटेड फूड्स रोज खाने की आदत नहीं है। विश्वास जी आप महाराष्ट्र में हो, हम भी महाराष्ट्र पुणे में हैं। अब यहाँ पर इडली, ढोकला ये सब रोज नहीं खाया जाता है, हफ्ते में 1-2 बार खा लेते हैं तो भी चल जाता है। और मैंने कहा भी नहीं है कि आपको फर्मेंटेड फूड रोज खाने चाहिए, आप यदा कदा खा लोगे तो भी चल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ पर आंबोली है, वो बहुत फेमस है, वो खा सकते हो। फिर अचार हो गया, आम का अचार है, नींबू का अचार है, वो भी चल जाएगा। तो अगर आप बीच बीच में ये ले लेते हो तो भी आपको फायदा मिल जाएगा, बाकी दही तो है ही। अगला कमेंट तरुण जी का है कि 5 साल से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सब करके देख लिया, आराम नहीं आता, आराम सिर्फ एंटासिड सोल्यूशन से आता है। तो तरन्नुम जी मैं आपको एक बात से बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी, लॉन्ग टर्म से एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि वाल्व थोड़ी सी ओपन हो गई है या फिर H. पायलरी का इन्फेक्शन है। मेरी सलाह माने तो आप पहले पता करें कि आपको इतने लंबे टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि आप जो एंटासिड ले रहे हो ये इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये इसका क्विक फिक्स है, टेम्पररी सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म अगर आप एंटासिड ले रहे हो ना तो उसके खुद के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपको पेट में इन्फेक्शन बहुत कॉमनली, फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमनली हो सकती है, या फिर आपको निमोनिया का रिस्क भी बढ़ सकता है। बहुत सारे एंटासिड के कारण खाने पीने की जो पौष्टिक चीज़ें होती है जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन B12 है, आयरन है, ये आपकी बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे रिस्क हैं एंटासिड के। ऐसा नहीं है कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही है तो उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल है। इसीलिए क्विक फिक्सेस पे ध्यान न दें, सोल्यूशन समझे। अब एसिड रिफ्लक्स को ठीक करना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कौन कौन सी लाइफस्टाइल मिस्टेक्स हैं जिसके कारण एसिडिटी बढ़ जाती है हमारी। तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसको देखने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन पे जवाब दे दूंगी। अगर उस कमेंट सेक्शन से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कुछ और कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए रहेगा आपको, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन का सहारा भी ले सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, उसके डिटेल्स आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। हम 1-to-1 प्रॉब्लम डिस्कस करके आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको आपकी छोटी छोटी गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी, तभी आप लंबे समय तक सेहतमंद रह सकते हो। ये दवाइयां आपको कुछ दिन का आराम दे सकती हैं पर ये परमानेंट इलाज नहीं कर सकती। तो बदलाव कीजिए और सेहतमंद रहिए। तो चलिए आपके सवालों के जवाब दे दिए, अब एंटरटेनमेंट कमेंट सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो इस सेक्शन का पहला कमेंट लेते हैं। RV मिश्रा जी ने कहा है, सही बात बताया आपने, धन्यवाद। कौन सा ले ये भी बता दीजिए। मुझे ही ढूंढना पड़ गया पहले कि कौन से वीडियो के बारे में बोल रहे हैं। पहले तो मिश्रा जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा, और फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस पर कमेंट भी किया। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया था, प्रोटीन सप्लीमेंट का काला सच। किसी कारण बहुत लोगों ने नहीं देखा, पता नहीं क्यों। जिन्होंने देखा उन्होंने पसंद भी किया, मिश्रा जी ने तो कमेंट भी किया। अब मिश्रा जी मैंने उसमें ऑलरेडी बता दिया है आपको कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक खाने से आपको पूरा प्रोटीन नहीं मिल जा रहा है। अब अगला कमेंट लेते हैं उमजा कामिल कुरैशी जी का, वजन बढ़ाने के लिए क्या करें बताइए। और इस तरह से मिलता जुलता एक और है, मैडम वजन बढ़ाने के लिए क्या करना है बताइए, घटाने के लिए तो सब बताते हैं। YP सिंह जी का, पूरा विश्व साइज 0 के पीछे पड़ा हुआ है, आपको ऑलरेडी 0 है, आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिंदगी में इंसान किसी भी चीज से खुश नहीं है ना। जो है उससे भी तकलीफ है, जो नहीं है उससे भी तकलीफ है। तो भाई इतना टेंशन मत लो, वजन अपने आप बढ़ जाएगा आपका। अभी आपके बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन जो है वो थोड़ा ज्यादा है, लेप्टिन थोड़ा कम है। इस चक्कर में आप जो भी खा रहे हो, चक्की मस्त काम कर रही है और सब पचा के दे रही है आपको। जिस दिन आपकी चक्की स्लो हो जाएगी, आपका वजन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर उस समय आप वापस पूछोगे कि अब वजन कम करने के लिए क्या करना है। तो पूरे टाइम अपने जिंदगी का सारा फोकस अपने वजन पर मत डालिए। अच्छे से खाइए पिए, हेल्दी खाना खाइए, बैलेंस खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। वो करने से आपके शरीर में मसल मास बढ़ेगा, थोड़ा सा वजन आपको अपने आप बढ़ता दिखेगा, और आराम से चैन की नींद लीजिए। ये सब छोटी मोटी बातों पे ध्यान देना बंद कीजिए। अगला कमेंट है कुलबीर जी ने पूछा है, जब अखरोट और बादाम तेल लगता है तो कोलेस्ट्रॉल कैसे घटेगा। आई थिंक आप पूछना चाह रहे हो कि बादाम और अखरोट का तेल खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल कम कैसे होगा। कोलेस्ट्रॉल का शॉर्ट बनाया तो उस पर से शायद आपने पूछा है ये। बादाम का तेल जो है ना मार्केट में 5,000 रुपए लीटर के हिसाब से बिकता है, और जो अखरोट का तेल है वो 6,000 रुपए पर लीटर के हिसाब से बिकता है। अब आप जो बात कर रहे हो ना तेल खाने की,
तो अखरोट और बादाम के तेल में खाना बना के कोई नहीं खाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंबानी के घर में भी अखरोट और बादाम के तेल में खाना नहीं बनता होगा। यहाँ कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में जो बात हो रही है ना, वो इस कॉन्सेप्ट में हो रही है कि आप जब अखरोट और बादाम को रात में भिगो के खाओगे तो उसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड का तत्व आपको मिलेगा जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करने में मदद करेगा। इसमें तेल खाने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद किचन में कभी खाना बनाया नहीं, तो आपको मालूम नहीं है कि इन दोनों से खाना नहीं बनता है। राशन की दुकान में आप राशन खरीदने जाओगे तो समझेगा कि इनके भाव कितने ऊपर है। आम तेल जो मार्केट में मिलता है वो 200-300 रुपए लीटर का मिलता है, तो उसमें खाना बनता है, इसमें नहीं बनता है। तो वापस से बता देती हूँ, अखरोट और बादाम का तेल निकाल के उसको कंज्यूम नहीं करना है, ओवरनाइट सोक करना है और वैसा का वैसे ही खाना है। अब अगला कमेंट ले लेते हैं। महेंद्र सिंह कानावत जी बोलते हैं गुड HOKM। महेंद्र जी, मैं पिछले 3 दिन से HOKM को ही समझना चाह रही हूँ कि ये लिखा क्या है। जेन जी पॉपुलेशन को भी पूछ लिया, उनको भी नहीं मालूम है कि ये कौन सा शॉर्ट फॉर्म है। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरा एक बार इसको इलैबोरेट कर दीजिए कि HOKM है क्या। मैं मानती हूँ आपने कुछ अच्छा ही लिखा होगा, उसके लिए धन्यवाद, पर क्लियर कर दीजिए एक बार कि क्या है, मुझे और मजा आ जाएगा फिर। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मजा आया होगा। बहुत सारे सवालों का जवाब आज दिया है, आपको मजेदार कमेंट्स के जवाब भी दिए हैं। अब इन जवाबों से जो जानकारी मिलती है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपनी सेहत को अच्छा रखिए। अगले क्वेश्चन सेशन के लिए आज से ही कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, अपने सवाल पूछ लीजिए। मैं उन सवालों का जवाब को अगले वीडियो में दे दूंगी। तब तक के लिए अपने आप को सेहतमंद रखिए। नमस्कार।